बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज हम बात करते हैं कुछ ईआरपी से रिलेटेड, ईआरपी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के और फ्रेशर्स के अक्सर ये क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाट इज़ ईआरपी, ये ईआरपी है क्या। तो ईआरपी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईआरपी है क्या। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ईआरपी। ईआरपी एक ऐसा बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस के जो फंक्शंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, उसको ईआरपी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कर देता है। इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एचआर है, फिर आपका वेयर हाउस है, सेल है, परचेज़ है। तो मुख्तलिफ किसी भी बिज़नेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं उसको ये इंटीग्रेट कर देता है और ऑटोमेट कर देता है, जिससे काफ़ी हद तक जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। तो ऐसे सिस्टम्स को ईआरपी सिस्टम बोलते हैं। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज किसी भी कंपनी को कहते हैं। रिसोर्स आपके उस कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, तो वो रिसोर्सेज आगे वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो उसकी मशीनरी हो सकती है, और उसके स्टॉक्स हो सकते हैं, इन्वेंटरी, प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो उसकी रिसोर्स हो सकता है। फिर उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रही हैं वो रिसोर्सेज हैं। अगर डिलीवरीज जा रही हैं और वहाँ पर कंपनी कुछ व्हीकल यूज़ कर रही हैं तो वो रिसोर्सेज हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो कैश है, जो बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है या फिर जो कैश है, वो भी एक रिसोर्स है। तो लास्ट है जी प्लानिंग। ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। प्लानिंग है कि जितने भी कंपनी के अंदर रिसोर्स हैं उनको बेटर प्लान करना है। तो किसी भी चीज़ को जब हम बेटर प्लान करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इनिशियली जो 80s के अंदर या फिर लेट 70s के अंदर, 70-80s के अंदर थोड़ी ईआरपी जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर था। तो इनिशियली इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया गया था। ईआरपी सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम यूज़ किए गए थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कंप्यूटर ने भी कंप्यूटर भी उसके अंदर भी जिद्दत आती रही। पहले जो कंप्यूटर था बड़ी बड़ी मशीन्स थी जहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर भी काफ़ी टाइम लग जाता था। तो फिर ये जो मॉडर्न पीसी कंप्यूटर्स जिसको आज हम बोलते हैं, तो ये जब मार्केट के अंदर आए, प्रोसेसर जो है वो स्पीडी प्रोसेसर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ईआरपी सिस्टम ने भी पॉपुलरिटी पकड़ी और इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इंटीग्रेट कर दिया गया। तो लेकिन अब 2000 के बाद ईआरपी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी आई और पूरी दुनिया के अंदर वो पॉपुलर होने लगा। फिर अब उसके ऑनलाइन वर्जन्स जो हैं, जो इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट होती हैं, वेब बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ईआरपी सिस्टम जो है वो ज़रूरी क्यों है किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, वो क्यों ज़रूरी रहता है। ईआरपी सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ आस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को रन करने। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। ये जो आपके टास्क हैं उनको ऑटोमेट कर देता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो जाती हैं और बहुत से टास्क ऑटोमेटेड कर देता है, जिससे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फिर आ जाता है जी डाटा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। जो ईआरपी से पहले मल्टीपल सिस्टम यूज़ किए जाते थे, या फिर अब भी जो कंपनीज ईआरपी सिस्टम यूज़ नहीं करती तो उनका डाटा बेसिस, डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर पड़ा होता है। तो अब मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर जब डाटा पड़ा होता है तो एक तो उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा
टाइम लगता है, उसकी कंपाइलेशन के ऊपर टाइम लगता है, और फिर उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाती है। अब एक्यूरेसी कैसे कम हो जाती है? अब एक डिपार्टमेंट के अंदर हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो अकाउंट को मैनेज करने के लिए वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और सेल डिपार्टमेंट अपनी सेल को मैनेज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फिर एक्सेल ही हम कह लेते हैं कि वो यूज़ कर रहे हैं। अब कंपनी का कुछ डाटा होता है, एक कस्टमर है लेट्स से। अब कस्टमर का डाटा जो है वो सेल्स वालों को भी उसकी ज़रूरत है और उसके बाद अकाउंटिंग वालों को भी ज़रूरत है। अब अगर दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं तो पहले तो दो जगह के ऊपर डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, तो डाटा रेपिटिशन है। उसके बाद फिर उस डाटा को जब कंपाइल करना है, सिंक्रोनाइज करना है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक ही हम बात कर लेते हैं कि ईमेल एड्रेस है या फिर फिज़िकल डिलीवरी एड्रेस है, वो सेल्स वालों ने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग वालों ने डाटा अपना अपडेट नहीं किया, वहाँ पर ओल्ड डिलीवरी एड्रेस आ रहा है या फिर इनवाइसिंग एड्रेस ओल्ड आ रहा है। तो अब ये डाटा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो डाटा की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है, इनएक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आगे तक भी जाता है, ऑपरेशंस के ऊपर भी, डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन जब डिसीजन मेकर्स को मिल रही होती है, ऑनर्स को या फिर डायरेक्टर्स लेवल तक या फिर मैनेजरियल लेवल तक भी जब रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और कंपाइल्ड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस करना भी इजी रहते हैं और टाइमली डिसीजंस हो पाते हैं, क्योंकि आपको डाटा जो है वो डिटेल ड्रिल डाउन डाटा मिल जाता है और एक्यूरेट और रियल टाइम डाटा मिल जाता है। अब अगर यही कंपनी जो है वो एक्सेल्स के ऊपर काम कर रही हो, तो उनको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से या डिसीजन मेकर की तरफ से जो उनको रिपोर्टिंग रिक्वायर है, उस डाटा को ही कंपाइल करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब उस डाटा को कंपाइल करने में टाइम लगेगा तो टाइमली डिसीजंस भी नहीं हो पाएंगे। तो ये भी ईआरपी सिस्टम जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर देता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है स्केलेबिलिटी को। अब बिजनेसेस जो हैं वो वर्टिकली या हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर रहे होते हैं। एक बिज़नेस है वो उसने अपनी ब्रांचेस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर ली हैं। पहले एक सिटी से ऑपरेट कर रहे थे, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मल्टीपल सिटीज़ में उनकी प्रेजेंस आ गई है, या फिर उनकी सेल जो है वो पहले अगर 1 मिलियन थी तो अब बढ़ के वो 10 मिलियन आ चुकी है। तो जो ईआरपी सिस्टम्स है वो स्केलेबल होते हैं। वो जब आपकी जो ग्रो करता है बिज़नेस, वो चाहे वर्टिकली करे चाहे हॉरिजेंटली करे, तो ईआरपी सिस्टम उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने किसी भी बिज़नेस ने ग्रो किया है तो अब किसी और सिस्टम को लाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो वही ईआरपी सिस्टम जो है वो हेल्प आउट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जिस तरह मैंने बात की है कि डिपार्टमेंट्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो उसको भी इम्प्रूव कर देता है, विद इन अ कंपनी भी कर देता है और आउट ऑफ द कंपनी भी कर देता है। कंपनी से बाहर जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो कि सप्लायर के साथ करनी है या फिर कस्टमर के साथ करनी है, तो उसको भी इम्प्रूव कर देता है और विद इन डिपार्टमेंट भी इम्प्रूव कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल ऑर्डर है, कोई डिलीवरी सेंड करनी है, तो सेल करने से लेकर पेमेंट रिसीव होने तक डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहले सेल्स वालों ने उसकी सेल्स की बुकिंग करनी है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने उसका उसकी प्रोडक्शन प्लान करनी है। फिर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट ने उसको रिसीव करने के बाद उसको डिस्पैच करना है, और डिस्पैच करने से पहले हो सकता है क्वालिटी टीम ने उसमें इंस्पेक्शन भी करना हो। तो वंस डिलीवरी हो गई है, चला गया है, मटेरियल जो है वो भेज दिया है कस्टमर को, कस्टमर ने रिसीव कर लिया है और सेल डिपार्टमेंट ने इनवाइस भी कर दी है। अब अकाउंट डिपार्टमेंट ने पेमेंट रिसीव करना है। अब ये देखिए पूरा साइकिल है और मल्टीपल डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब सिस्टम्स जो हैं वो इंटीग्रेट होने की वजह से क्या रहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो विद इन अ सिस्टम
इम्प्रूव हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, और कस्टमर्स को भी सिस्टम के अंदर रहते हुए इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि डिलीवरी जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरीज डेट के ऊपर है, और कस्टमर ने रिसीव कर लिया है तो वो भी सिस्टम के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं जी कि जो डिलीवरी है वो रिसीव हो चुकी है। अगर डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर टाइमली आपको इन्फॉर्म कर देता है, सिस्टम के थ्रू ही सबको पता चल जाता है जी कि डिलीवरी के अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। वो बेनिफिट ये मिलते हैं कि इन्वेंटरी की जो कॉस्ट है, इन्वेंटरी रखने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फेस करना पड़ता है, उसकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। फिर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज़ करता है। तो ये टेंजिबल आपको चीज़ें मिलती हैं, कंपनीज़ को मिलती हैं, जो कि रिफ़्लेक्ट करती हैं फिर आपके प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर रिफ़्लेक्ट करती हैं। तो उससे पहले जो मैंने बताई हैं वो इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट्स मिलती हैं। तो ईआरपी सिस्टम जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि दोनों तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, टेंजिबल भी मिलते हैं और इनटेंजिबल भी मिलते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं डिफरेंट ईआरपी सिस्टम्स पर। अच्छा, दो तरह के जो मेनली ईआरपी सिस्टम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक जो प्रोप्राइटरी और एक फ्री और ओपन सोर्स भी जिसको कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो क्लोज सोर्स सिस्टम्स होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओपन सोर्स, उसका कोड जो है वो ओपन रहता है। कोई भी बंदा, डेवलपर्स जो हैं वो टेक्निकल पीपल हैं, कंप्यूटर साइंसेस से जो रिलेटेड हैं, वो उन कोड को रीड कर सकते हैं, उस तक एक्सेस रहता है। जबकि क्लोज सोर्स है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो थोड़ी मुश्किल रहती हैं, उसका सोर्स क्लोज होता है, वो आम पब्लिक के लिए, आम डेवलपर के लिए वो ओपन नहीं रहता। अच्छा, क्लोज सोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले टॉप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं सैप हाना को। सैप हाना बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और बहुत ही कम्प्रीहेंसिव प्रोडक्ट है। ये पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये किसी भी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करते हैं। लार्ज इंटरप्राइजेज़ और कॉरपोरेशंस के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए ये लार्ज इंटरप्राइजेज़ और कॉरपोरेशंस जो ग्रुप है उनके अंदर मेनली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स किस्म की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती हैं तो वहाँ पर सैप हाना वो रिकमेंडेड रहता है। अच्छा, उसके बाद ओरेकल ईआरपी आ जाती है। ये मेनली जो फीचर प्रोवाइड करती है, ये फोकस करती है प्रक्योरमेंट को और फाइनेंस मैनेजमेंट को, और इसका बेनिफिट ये है कि ये डिफरेंट जो ओरेकल के अदर टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट हो सकती है। ओरेकल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो उसकी बेशुमार हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं इस वीडियो के अंदर हम उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो कंपनीज जो हैं वो अदर ओरेकल की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं तो वो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहता है कि वो ओरेकल ईआरपी को सिलेक्ट करें। ये भी एक जो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स के साथ है और मिड साइज़ टू लार्ज इंटरप्राइजेज़ के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट रहती है। अच्छा, फिर हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के ऊपर। अच्छा, ये जो ईआरपी और सीआरएम सॉल्यूशन दोनों के ऊपर फोकस करती है। अब ये उन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर रही हैं, स्पेशली ऑफिस 365 को यूज़ कर रही हैं, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। और ये जो मार्केट है ये ऑल साइज ऑफ द मार्केट को कैप्चर करती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेज़ को भी। अच्छा, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ईआरपी सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। नेटसूट के नाम से अवेलेबल है, और भी काफ़ी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं। अब हम कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं ओपन सोर्स प्रोडक्ट हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहले ओपन सोर्स में हम उडू को डिस्कस करते हैं। उडू एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव ओपन सोर्स प्रोडक्ट है जो कि ईआरपी और सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और ऑलमोस्ट
किसी भी कंपनी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करती है, जिस तरह सेल, परचेज, इन्वेंटोरी, एचआर एंड पेरोल, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी ये होता है कि आप डिफरेंट ऐप्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक कंपनी जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग को यूज़ करना चाह रही है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पूरी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करे, वो सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंटिंग का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकती है ताकि रिसोर्सेज भी उसके फिर मिनिमम यूज़ होंगे। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री टारगेट करती है ये भी ऑल साइज़ की इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेज़ को। अच्छा, उसके बाद अगर हम ओपन सोर्स की बात करते हैं तो ERP नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। मुझे पर्सनली ERP नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है और ये भी इसी तरह ERP और CRM को टारगेट करती है और इसके अंदर भी जो बेसिक मॉड्यूल्स, जो एप्लीकेशंस, डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर कवर होते हैं, जिसके अंदर सेल्स, परचेज, इन्वेंटोरी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, HR एंड पेरोल ERP नेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है। ये मेनली जो है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज उसको टारगेट करते हैं। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है अडम्पियर के नाम से, ये भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, जावा बेस्ड प्रोडक्ट है। ये भी काफ़ी पुरानी है, मुझे भी ये प्रोडक्ट भी काफ़ी मुझे पसंद है। ये जावा बेस्ड है। ये इसका फाइनेंस मॉड्यूल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी डायनामिक है। इसके अलावा बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, अदर मॉड्यूल्स हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये मॉड्यूलर तो नहीं है लेकिन ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। ये भी मेनली स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ को टारगेट करती है। फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट है, वो भी वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है। वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये PHP के अंदर डेवलप हुआ है और PHP सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, डॉली बार। तो ये बहुत ही रिच प्रोडक्ट है और ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री के अंदर भी अवेलेबल हैं। ओपन सोर्स की हम बात कर रहे हैं तो अच्छा, ओपन सोर्स जो प्रोडक्ट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री प्रोडक्ट हो, तो उनके फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल हैं और जो लाइसेंसिंग है वो भी अवेलेबल है। फ्री वर्जन लिमिटेड के साथ अवेलेबल है। ये जो डॉली बार है ये टोटली फ्री अवेलेबल है, PHP बेस्ड है। अच्छा, इसके अंदर भी सारे ही तकरीबन फीचर्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इन्वेंटोरी है, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, HR एंड पेरोल और बहुत इजी टू यूज़ है। और ये जो टारगेट कर रहा है ये भी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बेस्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये इतनी ERPs मैंने डिस्कस कर दी हैं तो कौन सा ऐसा ERP सिस्टम है जो कि कंपनीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब कंपनीज़ को कौन सा ERP इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो देखनी पड़ती हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनी स्पेसिफिक ऑप्शंस जो हैं वो कौन सा ERP प्रोडक्ट दे रहा है। फिर कंट्री स्पेसिफिक कौन ज़्यादा टारगेट कर रहा है, कौन अच्छे तरीके से कंट्री स्पेसिफिक कर रहा है। कुछ ERP सिस्टम्स हैं वो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा वो पाकिस्तान बेस्ड जो अकाउंटिंग है, जो पाकिस्तान के लॉज हैं उनको ज़्यादा इजीली एप्लीकेबल ना हो तो वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। तो बिज़नेस स्पेसिफिक आ गया। फिर अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर कोई उनकी बहुत ज़्यादा कोई कस्टमाइज़ जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी ERP सिस्टम है जिसके अंदर कस्टमाइजेशन अलाउ करते हैं। फिर वेंडर स्पेसिफिक भी देखना पड़ता है कि कौन सा वेंडर जो है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस ERP सिस्टम्स के अंदर कौन सी उस बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल और बेहतर सर्विसेज जो हैं वो वेंडर प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखते हुए ERP को सिलेक्ट किया जाता है। ये ERP सिलेक्शन एक कंप्लीट इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हो सकता है किसी वीडियो के अंदर मैं ERP सिलेक्शन के ऊपर ही सिर्फ वीडियो जो है वो उसको रिकॉर्ड करवाऊँ कि ERP कंपनीज़ को ERP सिलेक्ट करते हुए किन किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी एरियाज़ को कवर कर दिया है ईआरपी से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।